मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। इमरान ख़ान बहुत खुश हैं, कल यौम तशक्कुर मना रहे हैं इसलिए कि उन्होंने अपने तई जंग जीत ली। हुकूमत पाकिस्तान उर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहुत खुश है इसलिए कि उसके सर से उनके ख़्याल में एक बला फिर टल गई। और अवाम इसलिए खुश हैं कि वो टेनिस के एम्पायर की तरह कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे। उन्होंने भी सुख का सांस लिया कि पहले ही उनकी ज़िंदगी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और अबतर हो गई है। लेकिन मैं बहुत उदास हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि सोग में हूँ और शायद मेरे दोनों साथी भी सोग में हैं। वजह यह है कि मेरा दिल उन सहाफ़ियों और एंकरों के लिए रो रहा है और उन मालिकान के लिए रो रहा है जिन्होंने बड़े महंगे महंगे सेट बनवाए थे और इस उम्मीद पे कि धरना जो है वो चलेगा और एंकर जो हैं उनको अपनी निशानाबाजी और शमशीर ज़नी का मौका मिलेगा। वो सारे ख्वाब, वो सारे सेट, वो सारी आरज़ुएँ धरे के धरे रह गए, अरमान किरची किरची हो गए। मेरा दिल उनके लिए रो रहा है, लिहाजा मैं उनके सोग में काली पट्टी बांध रहा हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? और अब ये आलम है बिल्कुल, क्योंकि देखिए बरादरी होती है, बरादरी के अंदर इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन आखिरकार बरादरी है। तो मैं भी आपके ऊपर ये राखी बांध रहा हूँ, चले ठीक है ना। इसको सीरियसली बात करिए। मैं अपनी टी शर्ट काट के आया हूँ सर, मैं ज़्यादा सीरियस कोई हो नहीं सकता इसमें यार। तो आप भी प्लीज, मैं भी आपको बांध देता हूँ ये ले। और एक गिठान इधर भी लगा दो यार सर। मैं हाँ ये तो ये पूरे शो में हम आपको जो है बिल्कुल हम इज़हार यकजहती करेंगे अपने ब्रदर एंकर्स के साथ और सेट डिजाइनर्स के साथ। उन्होंने इतनी मेहनत की। सेट डिजाइन सर बकायदा धरना हेडक्वार्टर्स ट्रांसमिशन थी, धरने ट्रांसमिशंस होनी थी और फिर लंबे नोट भी आने थे जो पेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स थी। इसका सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन भी आना था, 2-2 मिनट के जो इश्तिहारात चल रहे थे, ये सब कुछ होना था। और बहुत लोग दुआ कर रहे थे कि अगर इनकलाब ना आ जाए तो इनकूलाब तो आ ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकूलाब से क्या मुराद है? इनकूलाब एज इन कू यार, मिलिट्री टेक ओवर यार। ये तो देखें, ये तो हमारा पड़े ना, तो फिर ये तो हमारा खैर जाती दुख है, ये तो चलता रहेगा, हम साथ लेके जाएंगे प्रोग्राम के आखिर तक। मगर अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो दिल पे पत्थर रख के मैं ये कहूँगा कि हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि ना ये किसी की हार है ना किसी की जीत है। चौधरी निसार अली मुझे बहुत ज़्यादा कभी भी जो है वो इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने भी इम्प्रेस कर दिया ये कह के कि ये पाकिस्तान की फतह है, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। बड़ी तो अच्छा, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि पिछले 70 साल में जब भी क्राउड कंट्रोल होता था तो जब आतिश जवान था तो उस वक्त ये होता था कि जब पुलिस आई है तो ये तय होता था कि यार 2-3 लाशें तो गिरेंगी, लाइव एम्यूनेशन जो है वो चलता था। लेकिन अब चूँकि सोफिस्टिकेटेड दौर है तो इंतहाई खुशी इस बात की है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान टीयर गैसिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, धींगा मुश्ती हुई, सब हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मोटरवे हो या बनीगाला हो या इस्लामाबाद हो या पंजाब के मुख्तलिफ शहर हों, मार कुटाई तो हुई मगर कोई हलाकत नहीं हुई, जिसकी मुझे ज़ाती तौर पे खुशी है और मैं शुक्र अदा अच्छा, 1-2 हलाकतों का शुरू में कहा गया पीटीआई की जानिब से कि हमारे कारकुनान जो है वो शेलिंग के वजह से जहाँ भाग हुए हैं, लेकिन अब उनकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई। ज़रा अगर आप बता दें तो। जो मैंने क्लैरिफिकेशन अभी पढ़ी थी तो जिसके हलाकत की बात हो रही थी उसके फिर फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि जी ये इसका पीटीआई और प्रोटेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर उसके बाद पीटीआई की एक क्लैरिफिकेशन भी आई है कि जी हम मीडिया रिपोर्ट्स पर जा रहे थे, इतना जो टेंस एटमॉस्फेयर था, इतनी खबरें आ रही थी एकदम, तो हम उसमें थोड़ा मिसलीड हो गए। लेकिन अब हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि वो हमारा कारकुन नहीं था, तो इस कनेक्शन में उसकी हलाकत नहीं हुई। और आमतौर पे मरीम नवाज़ जो हैं वो आक़िलाना और बालिगाना गुफ्तगू करती हैं, लेकिन आज मुझे दुख हुआ उनका एक ट्वीट जो है वो पढ़ के, जिसमें वो कह रही थी कि पुलिस और एफसी को रियासत के खिलाफ बगावत कुचलने पे सलाम। बीबी ये बगावत तो नहीं थी ये। मतलब नहीं। और दूसरा आई थिंक यू आर बीइंग चैरिटेबल के अक्सर वो सी बातें करती हैं, अगर उनका ट्विटर अकाउंट आप देखें तो। एनीवे चलें, क्या बंदा कहे। अच्छा, जातो चौधरी निसार की आपने बात की ना कि उन्होंने भी कहा था कि विन के पाकिस्तान की जीत है। राना मशहूद ने भी यही
अच्छा, तकरीबन यही बात की है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ना हुकूमत ना ऑपोजिशन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है हम कबूल करेंगे। अच्छा, एक तो सबसे पहले मुझे बड़े अरसे से ये लफ्ज़ यूज़ करने का मौका नहीं मिला था, हक्का बक्का। तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि जैसे ही धरना ख़त्म हुआ और बात सुप्रीम कोर्ट पे आ गई तो तमाम चैनल्स पे जो एंकर्स हैं वो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा ये हुआ क्या है, अब क्या कलाबाजी दें, क्योंकि ज़ाहिर तारीखें दी जा रही थी कि जनाब अब तो हुकूमत गई के गई और ये हो जाएगा और जो एम्पायर है वो भी उंगली खड़ी कर देगा। कल हमने ये बात की थी कि इवेंचुअली जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रेजिस्टेंस के बाद इस चीज़ को कबूल कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका बाकायदा जो है समाअत की, इमरान खान की, जमात इस्लामी की, शेख रशीद की पनामा के बारे में जो पटिशन्स हैं उस पर जजेस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आप 2 दिन में यानी परसों जो है आ जाएँ 11:30 बजे अपने अपने TORs लेकर के, जो हुकूमत के TORs हैं और अपोजिशन के TORs हैं। हालांकि पटिशनर यहाँ पर तहरीक इंसाफ है, लेकिन TORs बकौल तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के वो वही होंगे जो अपोजिशन ने जो है अप्रूव किए थे। और मैं थोड़े से TORs ज़ाहिर है बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से, हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ बहुत फ़र्क है, मतलब गैप बहुत है इन दोनों में ना। क्योंकि अपोजिशन के TORs जो है ना वो ये है कि वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना को अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को गलत साबित करना होगा। वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना ख़ुद को तहकीक़ात के लिए कमीशन के सामने पेश करें। नवाज़ शरीफ 1985 से 2016 तक प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात फ़राहम करें। वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के ज़राए आमदन क्या थे, किन बैंक अकाउंट्स में रकम रखी गई, क्या इस आमदन पर इनकम टैक्स अदा नहीं किया जाना था, बैरून मुल्क ख़रीदी गई जायदादों के लिए रकम किन बैंक अकाउंट्स किस तारीख पर अदा की गई, कमीशन को ऑफशोर अकाउंट्स में भेजी गई रकूम की तफसीलात से आगाह किया जाए, क्या वज़ीर आज़म और उनके अहल खाला दिसंबर 2000 के बाद स्टेट गेस्ट थे यानी सऊदी अरेबिया के, जब वो एग्ज़ाइल में गए। तो ये बेसिकली और ख़ुसूसी कमीशन जो है आलमी फोरेंसिक ऑडिट के लिए माहिरीन की कमेटी भी मुकर्रर करेगा और भी चीज़ें थी। देखो ये TORs ज़ाहिर है कि पहले भी पढ़े गए हैं और छपे भी हैं। अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों फरीक जब पेश करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर इन दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत के TORs को मिलाकर की कोई खिचड़ी हम नहीं बना सके तो फिर हम अपने TORs देंगे। और हुकूमत का TORs ये थे कि कमीशन पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तानी नजात गैर मुल्कियों और इदारों से पनामा या किसी और मुल्क में ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक तहकीकात कर सके। यानी लुब्बे लुबाब ये कि सिर्फ नवाज़ शरीफ का ही नहीं, उनकी फैमिली का ही नहीं, जिसके भी बैरून मुल्क असासे हैं उसका जो है सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा दोनों की जानिब से पेश करदा रिजेक्ट कर चुकी है ना। अब जो नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ऑर्डर दिया है कि आप अपने अपने TORs पेश करें और उस पर कोशिश कि आपस में ही आपका कोई वो हो जाए। तो ऐसे अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट देगी। अब सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर्स पर उन्होंने कहा है कमीशन बनाएगी जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको हेड करेंगे, और इस कमीशन का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के ही बराबर होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बेहतर बात है, लेकिन एक तासुर जो दिया जा रहा है, बहरहाल मैं भी अगर इमरान खान की जगह होता तो जाहिर है कि फेस सेविंग तो चाहिए होती है, जो कि एक अच्छी बात है। अब ये तासुर उनके लिए देना ज़रूरी हो रहा है कि देखें जनाब हमने पब्लिक प्रेशर रखा और तो फिर इस वजह से ये दिन आया कि कोर्ट ने ध्यान से हमारी बात सुन के एक जो है रास्ता निकाला है। तो मेरा इस पर राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो मोशन में वैसे ही आ चुकी थी, तो उसे तो हर हाल में इस तरह की कोई ना कोई राय देनी थी एडमिसिबिलिटी के हिसाब में। अगर ये ना भी करते इतना तो तब भी सुप्रीम कोर्ट करती, लेकिन अब अगर इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ तो चलो ठीक है, आपकी वजह से हुआ है इसके बारे में। क्योंकि पहले आप ये भी कह रहे थे ना कि देखें सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं घुसना चाह थी, वो रेजिस्ट कर रही थी, तो जाहिर है कि वो भी पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनजर तो रखते ही है ना कि ये सिचुएशन। अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो अपोजिशन में जाहिर है इमरान खान पटिशनर तो है, लेकिन बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हैं उनका भी बयान आया है कि जनाब वो TOR जो है वो पहले पार्लियामेंट से मंजूर कराए जाएं, ऐसे ना भेज दिए जाएं। दूसरी बात जो कि मेरी ज़ाहिर सुबह से लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि इस केस का जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, 2 केसेस से कर सकते हैं। या तो हम स्विस केस से कर सकते हैं
जहां आसिफ अली जरदारी का केस चला था सुप्रीम कोर्ट के खत लिखो, क्योंकि पानामा में भी जाहिर है एविडेंस जो है उसके लिए आपको जो है पानामा किसी को भिजवाना पड़ेगा। वो वहाँ से जा कर के जो भी जाएगा वो वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करके लाएगा, क्योंकि कागज़ इटसेल्फ इज़ नॉट एन एविडेंस। दूसरा एविडेंस तब तक कलेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, दो मुल्कों के दरमियान ट्रीटीज़ होते हैं, वो पूरा एक कानूनी जंगल है, उसमें से गुजर के मिलेंगे। दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जिसके सरबराह नवाज शरीफ साहब खुद हैं, उसको एक ख़त लिखना पड़ेगा। अरे एक और ख़त लिखना पड़ेगा, एक और खत हमने सनम तो को खत लिखा, तो वो जो है वो ख़त लिखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहले बातचीत होगी, जैसे वसत ने कहा। ये भी होगा कि जनाब हमारे दरमियान वो पानामा की हुकूमत जो है अगर इस बात पे एग्री कर जाती है तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, तो बॉटम लाइन में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम टाइम फ्रेम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी डेली हेयरिंग्स भी हो सकती हैं, सुबह से शाम लेकर हेयरिंग हो सकती है, तो एक ये भी तस्वर है कि ये बहुत जल्दी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन ये कोई इतनी सिंपल बात तो नहीं है ना यार, अभी तो एक पूरी एक लीगल जंगल से आपने मटेरियल सामने होना चाहिए। हाँ, पहला स्टेज तो होगा TORs का, ठीक है, इस पे बहस होती रहेगी, दोनों साइड बहस करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट TORs के ऊपर फैसला देगा कि उस TORs को मिक्स कर दिया जाए, या जो अपोजिशन की डिमांड है कि सबसे पहले स्टार्ट कर दें आप नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से, और उसके बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद इमरान खान है जो भी है सबका कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है उसके बाद वो ये है कि ज़ाहिर है ये कमीशन बनेगा। अब जब कमीशन बनेगा, एक तो कौन उसको हेड करेगा, ठीक है, और कितने महीने का, क्या आया कोई टाइम फ्रेम देंगे इसमें कि नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे कमीशंस की तारीख जो है ना कोई ख़ास अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये तो हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं ना, अभी तो डिटेल सामने नहीं आई। जो भी हो, अगर नवाज शरीफ हुकूमत ये रीड करती है कि ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है 2018 तक, हाँ, तो ये मेरा ख्याल है, और उन्हें मशवरा भी दे रहे होंगे जी सर जी मुबारक हो, इलेक्शन तक गए थे, 25 साल चल रहे हैं, तो कोई गाली नहीं है, ये ना करें। जब ये जो बोझ है अपने सर पे लेके अगर फैसला नहीं होता, आप 2018 के इलेक्शन में जाएंगे, आपको बहुत कड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा 2018 के इलेक्शन से पहले कोशिश करें कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनी तरफ से ना करें, और कोशिश करें कि ना कोई फैसला आइदर वे हो जाए, ताकि आप जो हैं हल्के होके उस इलेक्शन में जाएं। मेरा मशवरा तो, क्योंकि मेरी जो है ना गवर्नमेंट का जो लीगल टीम है उसमें भी बात हुई है, तो उनका ये ख्याल है कि वी आर फीलिंग वेरी रिलीव्ड, कि हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था जो कल तक था कि इमरान खान धरने पे आ रहा है, रिलीफ से आगे काम अभी तो काम करें, रिलीफ से आगे आवाम को भी रिलीफ देने का सोचें और इस कंट्रोवर्सी को वंस एंड फॉर ऑल बरी करें। और वो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। और विन विन की अगर हम बात करें, विन विन की अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा इस पर तफसील में भी जाते हैं ना, कि देखिए गवर्नमेंट के लिए एक तो विन है कि इमीडिएट क्राइसिस टल गया है, ठीक है, और जैसे आपने कहा एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। अगर 2018 तक नहीं मिली तो कम से कम मिडिल ऑफ 2017 तक तो मेरे ख्याल मिल ही गई है। उससे पहले तो मुश्किल है कि एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर टू मिडिल ऑफ नेक्स्ट, मतलब कुछ टाइम मिल गया। 2017 का इमरान खान की भी फेस सेविंग हो गई है, क्योंकि वो जो अगर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को आने से रोक दिया था, तो एक बड़ा मतलब नॉन शो बदमज़गी भी और एक नॉन शो भी हो सकता था ना। दूसरा नवंबर 2 नवंबर आती और अगर आपके लोग वहां पे पहुंच ही नहीं सकते तो आप क्या कर लेते। खैर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब उसको भी बहुत ज्यादा अगर सेलिब्रेटरी मोड में चला गया और उसके खिलाफ अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से और उस पर फिर वो तनकीद करने हक और खिलाफ का आप जो है वक्त निकल गया है। अब जो कमीशन का फैसला है वो मानना होगा। अब हक और खिलाफ की डिबेट नहीं कर सकते हैं, सब वही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि ये हो जाती है। दूसरी बात ये सिर्फ अंदरूनी मसला नहीं है पाकिस्तान का, ये बैनुल अक़वामी मसला है। IMF की DG जो हैं मोहतरमा लगार्डे, वो कह चुकी हैं कि एहतसाब ज़रूरी होता है और पनामा की तरफ उन्होंने इशारा दिया था। तो मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक महदूद लोकल मसला ना समझा जाए, इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। दुनिया भी देख रही है कि इस मसले का क्या फैसला होता है। एक ब्रेक ले लीजिए।
वेलकम बैक। ये सारी जो सूरत हाल बन रही है ऑब्वियसली लीगल सिचुएशन के ऊपर ही हम बात कर रहे थे। ये अचानक चूंकि धरना का खत्म हुआ है ना, लिहाजा तो ये अचानक ब्रेक से वापस आ गए, खुद हक्के बक्के हो गए तुम यार। पक्का रह गया ना, बिकॉज़ अल्लाह मियां की लाठी बेआवाज होती है मेरी जान। मेरे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं कम टू द बिजनेस। कंस्पिरेसी थ्योरीज आपने जिक्र किया तो सर मैं कैसे चुप हो सकता हूँ यार। वो सारी व्हाट्सएप कंस्पिरेसी थ्योरीज का क्या बना के, ओ जी आप नहीं जानते ये सब एक्सटेंशन की गेम है जी, इसके पीछे तो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है और आप देखेंगे कि बस अब एक्सटेंशन हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो तो सब ठप हो गई ना यार। अच्छा वो सब ठप हो नहीं, मैं पूछता हूँ मतलब तुम तो नहीं कह रही बातें कह रहे, मैं कह रहा हूँ ये बातें व्हाट्सएप पे होती हैं और ये बातें टॉक शोज में भी हो रही हैं और ये एक बड़ी लाइन दे रहे थे लोग। मेरा ये ख्याल है कि जब अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है ना, that gives a room to many people के वो उस पे conspiracy theory वो कर ले। नहीं अब तो आ गई गेंद कोर्ट में, और जो conspiracy वाले बड़े जो एंकर्स हैं ना, वो भी जरा कोर्ट की तरफ हाथ जरा वो करते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ हो चुका है ना, दूध का जला। हाँ, लेकिन पॉइंट बीइंग कि क्या वो कंस्पिरेसी थ्योरीज डेड हो गई हैं या अब उसी मंजन को किसी शानदार नई पैकेज में लाके दोबारा पेश किया जाएगा? या पैकिंग की किस दिन कमी रही है इस मुल्क में, मुझे ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जाम आपको नई चीजें आ जाएंगी। मुझे जो है इंतजार है बहुत शिद्दत से मौलाना फजलुर रहमान के बयान का, वो अब तक सामने नहीं आया है। तो बाकी तो सबके आ गए, ताहिरुल कादरी साहब का भी बयान आ गया, वो तो आपने सुना होगा, जरा बताएं क्या कहा था उन्होंने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये चीज। अच्छा बहुत से लोग जो है ना इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने एब्रप्टली धरना एंड कर दिया है, जबकि उनका ये कहना है, अभी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी वो मैं बहुत खुश हूँ, कि मैं बहुत खुश हूँ और यही तो हम सब चाहते थे कि नवाज शरीफ की तलाशी हो जाए। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट अब वो, मुझे थोड़ा सा एक इसमें स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन ये लग रहा है कि यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये हेयरिंग कर रहा है, तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं जी वो हेयरिंग अपनी जगह है लेकिन हम धरना ज़रूर देंगे। तो यहाँ तो इसीलिए तो आज उन्होंने कहा कि ये हम अवामी प्रेशर की वजह से ये सूरत हाल वो इस तरह अपनी बात पे कायम है, ठीक है, वो अपनी जगह प्रेशर। देखिए दो आउट्स मिले हैं ना, उनका ख्याल है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी जो है फ्रिवलेस करार दे के, नहीं सर वो तो बहुत पुरानी बात है ना सर, वो तो एक्सेप्ट हो गई, रजिस्ट्रार को ऑब्जेक्शन थी, वो एक अलग जगह, लेकिन वो लाइन ये दे रहे हैं, लाइन वही दे रहे हैं। लेकिन दो आउट्स मिले थे ना यार, एक तो आपको एक वे आउट मिला था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, वो ऑब्वियसली नहीं लिया, फिर उसके बाद क्योंकि हुकूमत ने फिर यूथ सेंटर पर छापा मारा और फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया था, लाहौर हाई कोर्ट का भी था, तो ये फाइनल आउट था। अब जाहिर है कि इमरान खान, आई एम श्योर कि बहुत लोग उनको एडवाइस कर रहे होंगे, मैं सिर्फ मतलब एनालिस्ट और एंकर्स की बात नहीं कर रहा, पार्टी के अंदर भी बहुत लोग कह रहे होंगे कि नहीं डटे रहो, बस निकलो कुछ करो, लेकिन आई थिंक इट्स द वाइज डिसीजन, बिकॉज अभी अगर वो निकलते तो सारी जो ये बातें की जा रही हैं खासतौर पर नून लीग से और उनकी साथियों से कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या सीपैक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर वो सारी बातों में ज्यादा वजन आ जाता अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो फिर भी अभी भी धरना करते, तो उन्होंने नहीं किया। सो दैट वाज अ वाइज थिंग, ठीक है। जहां तक हुकूमत की बात है तो बिल्कुल वो कि अभी यार ग्लोट ना करो मेरी जान, ग्लोट ना करो, ये कोई ऐसी जीत नहीं है। जीत होती अगर आपने खुद एक जमहूरी एहतसाब के लिए अपने आप को पेश किया होता, जो आपने नहीं किया। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट, दैट वुड हैव बीन अ विक्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर आप स्टेट्समैन बन जाते। अच्छा, एक और लेसन भी ड्रॉ करना चाहिए इमरान खान साहब को, इसलिए कि आज तो उन्होंने मैच्योरिटी का सबूत दिया कि जी वो कोर्ट में चला गया तो हम चाहते थे, गुड। अब आइंदा चल के, अब ज़ाहिर है 2-2.5 साल और भी तो है ना, दुकान तो चलानी है ना, फालसे तो बेचने। तो अब ये है कि ये उन्हें एक और भी लेसन मिल गया कि अपोजिशन की जमातें जब साथ चलती हैं तो वही TOR जो हामिद खान जो हैं वो कर रहे हैं, तो कितनी मदद मिलती है कि TOR जो है बने, और अपोजिशन की एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो एक मजमूई कशीदगी का ग्राफ होता है ना पॉलिटिक्स में, वो भी नीचे आता है। तो सोलो फ्लाइट आज आपने एब्रप्टली कैंसिल की, मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव सूरत हाल है। आइंदा जब भी ऐसा कोई मसला हो, कोशिश ये किया जाए कि कम से कम अपोजिशन जो है वो ब्रॉड बेस्ड
चीज़ें लेके चले तो उससे और तो कुछ नहीं होगा, डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशन शायद और मजबूत हो। दूसरा जो कि लीगल ब्रेन्स हैं, एतजाज़ एहसन टाइप, जिन्होंने ऑब्वियसली अपोजिशन के टीओआर्स बनाए थे, तो जाहिर है उनको ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए अब अगर सारी, या उनसे कोई मुशावरत। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने इस पर स्टैंड लिया है कि ये टीओआर जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो लेकिन पता है ये जो है ना, तो कर ले। आई डोंट थिंक कि इसको हमें इतना सीरियसली लेना चाहिए टू द लेवल कि देखें अब अगर ऐसा नहीं होता तो पीटीआई ने कोई धरना, लेकिन अब ये चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है ना, वो नहीं अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करा रहे हैं। पार्टी का ये जो मौकिफ है ना पार्लियामेंट से अप्रूव कराने का, अब ऑब्सोलीट आज के दिन में इसलिए हो चुका है कि अब तो कोर्ट ने जिम्मेदारी ली। अब ये महज एक सियासी बयान है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रजिस्टर कराने के लिए। इवेंचुअली अब देखिए जो होगा क्या, दो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें जब कोर्ट के सामने जाएंगी और कोर्ट जब पूछेगा या कोर्ट जो है उनके लॉयर्स को कहेगा, हामिद खान साहब और जो सलमान भट्ट हैं उनको कहेंगे कि आप मिल बैठ करके विल गिव यू अ चांस कि आप इसमें आपस में वो करके और हमें ला करके दे दें, जो कि नहीं होगा, जाहिर है उसमें वो यही होगा नहीं, पहले तो फिर कोर्ट खुद डिवाइस करेगा। अब अगर कोर्ट ये डिवाइस करता है कि ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, या अगर कोर्ट फिर ये डिसाइड करता है कि जी जनाब सबका एहतसाब, जितने भी पानामा में नाम आए हैं उनका कर लें, तो उसमें क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि अपोजिशन का जो मेन ख़ास तौर पे पीटीआई का जो मेन वो बोन ऑफ कंटेंशन है सारी, वो ये कहते हैं कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन अब तो जो करना है शेयर नहीं करना है ना, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए ना। आई एम होपिंग कि सारी पार्टीज इसको रिस्पेक्ट करेंगी और करना पड़ेगा, जाहिर है एपेक्स कोर्ट है। आई होप का क्या मतलब करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन है लेकिन वो बेहतर है कि उस ऑप्शन पर बंदा ना ही सोचे। दैट्स ऑल। न्यूज़ ब्रेक ले लें भाई। बनाओ, इसमें कौन करा है? हमारा बड़ा कौन है? कौन है मेरा बड़ा? मुझे बताओ ना, मुझे कौन तसल्ली दे? मेरी भाई मर गए, मेरी बहन के चमड़े उतर गए, कहाँ है हमारी बड़े? कौन है? कहाँ है उसका गाड़ी? जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम दरख्वास्त करता है इंतजामिया से और मीडिया से कि हमारे इस वक्त मदद करो। हम बहुत तंग हो चुके हैं, हमारे साथ सरासर जुल्म हो रहे हैं। हमारे साथ मीडिया और इंतजामिया मदद करे, क्योंकि अब भी गडानी में काम चल रहा है। ये एक गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के एक मुलाजिम की आवाज़ थी, और ये जो दुख और ये जो गुस्सा आप इनकी आवाज़ में सुन रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं कि आज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक आग लगी, एक धमाका हुआ। 100 से ज़ायद वर्कर एक ऑयल टैंकर को डिसमेंटल कर रहे थे, क्योंकि गडानी में जैसे आपको पता है शिप ब्रेकिंग का काम होता है और आजकल ये काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। वहाँ पर एक आग लगी जिसमें 14 मुलाजिम जाँ बहक हुए, 40 से ज़ायद अभी भी लापता हैं, क्योंकि गडानी के नज़दीक ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई ज़्यादा फर्स्ट एड है, पीने का पानी मिलना तक बहुत मुश्किल है। और सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में, उसके बारे में भी आपको अभी बताएंगे। दर्जनों अभी भी ज़ख्मी हैं। गडानी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, नंबर 1 है अलंग मुंबई में। यहाँ पर 15,000 मुलाजिम डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और इस वक्त तकरीबन 40 से 50 के बीच में शिप्स गडानी पर हैं और शिप ब्रेकिंग वहाँ पे हो रही हैं। कुल अगर आप इसकी कनेक्शन लगाएं पूरी स्टील इंडस्ट्री के साथ, तो कुछ 2 मिलियन लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड्स गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के साथ वाबस्ता हैं। अब इनके साथ जो होता है, अब मुलाजिम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुलाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो ये भी गलत नहीं होगा। मई 2016 में जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और गडानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी हमने 1000 दफ़ा डिमांड किया है, लेकिन जो बेसिक लेबर लॉज हैं पाकिस्तान के वो गडानी पर भी नहीं अप्लाई होते। ना आपको यूनियन बनाने की इजाज़त है, ना आपको EOBI यानी पेंशन्स मिलती हैं। बिल्कुल। और ये तो चलो दूर की बात है ना ही कोई बेनिफिट्स हैं, जाहिर ना ही कोई बेनिफिट्स, और ये दूर की बात है। और इनके असरात क्या होता है, अब यूनियन काफ़ी बहुत लोगों के लिए एक गाली बन गया है कि वो जी यूनियन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये जिस तरह काम करते हैं, लोहे के साथ काम करते हैं, वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, आग लगा होता है, कभी कभी दस्ताने भी नहीं होते, ना ही जूतों में, पैरों में अगर जूते हैं तो वो आप समझेंगे हवाई चप्पलों के साथ काम हो रहा होता है। प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, ओवरऑल्स कुछ नहीं है, इतना कि कभी कभी वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं होता। और इसका अंजाम ये है जो आज आपने यहाँ पर तबाही देखी है। इसी साल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद आसिफ, प्लॉट नंबर 45 पर एक किश्ती में आग लग गई थी, वो मर गए। मोहम्मद अजीम, प्लॉट 88 में एक बहुत भारी मेटल प्लेट उनके ऊपर गिरी, वो मर गए। और एक और भी कैजुअल्टी हुई है, वली मोहम्मद, 31 अक्टूबर को, जब वो एक किश्ती से गिर गए क्योंकि कोई हार्नेस नहीं होता, कोई सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं होती। जो ट्रेड फेडरेशन, यूनियन फेडरेशन के मुताबिक पुलिस FIR तक नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि जो मालिकान हैं या जो काम चलाते हैं वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जी ये वर्कर्स अपनी गलतियों से ही खुद मरे हैं। और क्योंकि किसी ने मई में तो इनकी बात नहीं सुनी, अक्टूबर में एक बाकायदा मुजाहरा भी इन लोगों ने किया था, आप उसके बारे में बता दें। वो भी कराची में अक्टूबर में मुजाहरा हुआ था। मई में जो हड़ताल हुई थी जी, वो 2 वर्कर्स जो मरे थे जिनका आपने जिक्र किया, उनकी FIR जब बमुश्किल दर्ज हुई तो उसके बाद जो शिप ब्रेकर्स थे, मालिकान थे, उन्होंने 360 वर्कर्स को मुलाजमत से निकाल दिया। तो 2 रोज़ की हड़ताल हुई तो उसके बाद बहाल हुए। मसला ये है कि आपने सही फरमाया कि गडानी के जो वर्कर्स हैं वो 21वीं सदी के ग़ुलाम हैं। डायरेक्ट भर्ती नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। कम से कम मालिक से अगर वो 100 रुपये ले रहे हैं तो वो एक ख़ास परसेंटेज और मैक्सिमम उनकी कोशिशें खुद रखते हैं और बाकी उन्हें दे देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो मुलाजिम है वो मरता है, ज़ख्मी होता है, उसका क्या होता है, ज़ाहिर है डायरेक्ट तो मालिक तो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने जो शिप ब्रेकरिंग में जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके फ़वाइद के लिए 2 कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं। एक तो है बासेल कन्वेंशन 94 का और दूसरा है रॉटरडम कन्वेंशन 2005 का जी। लेकिन उनके तहत जो मिनिमम सहूलियात हो सकती हैं, मसलन पीने का साफ़ पानी जी, मसलन डिस्पेंसरी, मसलन कैंटीन, हिफाजती हेलमेट, आग बुझाने के आलात, मौत की सूरत में मुआवजा कोई दे दे, नहीं, ये उसकी मालिक की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो रहम खा के नहीं दिया तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और दुख इसलिए होता है कि ये जो ग़ुलाम जिन पे ये जुल्म है, जो बेचारे अपने पेट के हाथों मजबूर हैं और जो जहरीली गैसों का, टॉक्सिक का और मौत का मुकाबला करके शिप ब्रेकिंग कर रहे हैं, सारा का सारा काम हाथ से हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यूरोप में जो सबसे बड़ा जो शिप ब्रेकिंग का वो मरकज़ है वो है घेंट में गालो शिप ब्रेकिंग प्लांट। वो सालाना जनाब जहाज़ तोड़ के 35,000 टन मेटल प्रोसेस करता है। आपको पता है उस प्लांट में, जो इतना बड़ा प्लांट है, कितने वर्कर होंगे? कोई 1000? 30 मैकेनाइज्ड है ना, 30 सारा मैकेनाइज्ड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारा गरीब मुल्क है, सब है, ठीक है, ठीक है। 60% शिप ब्रेकिंग दुनिया में जो होती है वो 100 में से 60 वो 3 मुल्कों में होती है, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, पहला आपने बता दिया अलांग रियासत गुजरात में सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग का मरकज़ है। उसके बाद है गडानी और फिर है चट्टागांव के करीब कॉक्सेस बाज़ार का जो साहिल है वहाँ पे। मज़े की बात है, तीनों जगह कमो बेश इंडिया में कदरे 19-20 बेहतर होंगे, तीनों जगह जो मजदूर है, बंदा मज़दूर के जो औकात हैं वो इतने ही तल्ख हैं। और
इनको एक होता है ना शिप ब्रेकिंग से आपको जिस सनद से 20 लाख लोग इनडायरेक्टली और 15 से 20 हज़ार डायरेक्टली हैं, शिप ब्रेकिंग के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है, जबकि ऑन एन एवरेज पर टन शिप ब्रेकर को जो प्रॉफिट हासिल होता है वो गडानी में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मतलब ना चिटागोंग में तीनों में से अगर इंडिया में है, कंपेयर करें, उसके बावजूद वहाँ ये बात समझ में नहीं आता कि यार उसे पानी साफ, वही कैंटीन दे दो, पैसे ले लो उससे, डिस्पेंसरी ही दे दो, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान जो है किस तरफ जाता है, कैमरों का भी, हुकूमत का भी, सो कॉल्ड सियासतदानों का भी किस तरफ जाता है ये आपको पता है। जीटी रोड पे जाता है, वो तो अपनी जगह पे तो मैंने कोई मतलब ताज़ियत भी इस तरह से नहीं देखी। हालांकि 14 मजदूर सर, 14 तो यार इस वक्त अभी है जो 40 से ज्यादा मिसिंग है, एवरेज पर वीक बिल्कुल 3 एक्सीडेंट होते हैं पर वीक। और ये अभी उसकी किस्मत है कि वो मरे या जिए। अब देखिए दोबारा, अब माना यार हम रॉटरडैम वाली मैकेनाइजेशन नहीं ला सकते, सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही है, हम एक मतलब लो टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और ये तकरीबन आप हर इंडस्ट्रियल फील्ड में देख लेंगे कि लेबर से ज्यादा काम होता है। प्रॉफिट मार्जिन हाई क्यों है यार? इसीलिए तो हाई नहीं है ना यार। ये जो इंडस्ट्रियल लेवल के दस्ताने होते हैं कोई सस्ते तो नहीं होते, जो ओवरऑल्स आपको देने होते हैं वो भी सस्ते नहीं होते, डिस्पेंसरी लगाने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। अब कोई भी कैपिटलिस्ट अनलेस कि वो बहुत ही कोई मतलब इंसान दोस्त है, हाँ, अपने आप तो कभी ऐसे कोई काम नहीं करेगा ना, हाँ, जब तक ऊपर से प्रेशर ना आए, जब तक आपको पता हो कि यार मेरी इंस्पेक्शन होगी, अगर ये फैसिलिटीज मैंने फराहम नहीं की तो फिर मेरे पर जुर्माना लगेगा। और हाँ, जो इंस्पेक्शन करने वाला आता है उसको एक अंडर द टेबल लिफाफे से मैं तनख्वाह नहीं सकता। अच्छा, बावजूद लोहे की सनत, लोहा ही हासिल होता है ना, लेकिन लोहे की सनत कुदरती तौर पे हुक्मरान मुस्लिम लीग एन को अजीज़ है, वजूहात आप जानते हैं, उसके बावजूद अगर ये सूरत हाल है। अच्छा, ज़्यादातर हादसा कैसे होते हैं? टॉक्सिक गैस, यस, वेल्डिंग के दौरान अगर कोई ऑयल टैंकर है तो कोई ऑयल वगैरह ज़ाहिर है कुछ तो बच गया होगा, वो आग लगी, उससे धमाके शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो भारी शीट्स होती हैं लोहे की, वो बाज़ औक़ात मजबूर करते हैं कि जी बस आप उठाएं, भले एक बंदा उठा सकता है या नहीं, लेकिन उठा के ले जाए। तो कभी उसका पाँव फिसल गया, कभी कुछ हो गया, जख्मी हो गया, मतलब जख्मी होना तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो कोई बात ही नहीं। हाँ। फिर उसके अलावा ये सारा जो चीज़ें, जो कचरा है जो जहाज़ में से निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, टॉक्सिक वेस्ट, वो सीधे जाते हैं टॉक्सिक वेस्ट वो समुंदर में। अब उनको कैसे रिसाइकिल किया जाता है, उनको कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है, जब इंसानों के लिए इंतजाम नहीं तो सर बहुत ही दूर की बातें हो गई ना यार, तो छोड़ ही दे। अफसोस की बात है, जाहिर है कि मजदूरों का हल नहीं है। और अगेन कोई लेबर लॉज, हालांकि कन्वेंशन तो हम बड़े रिलक्टेंटली साइन करते हैं, लेकिन जब साइन करते हैं तो कम से कम उसको सर साइन, अगर साइन होते हैं तो रेटिफाई नहीं होते, अगर रेटिफाई होते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये है, आप वक्फा ले लीजिए भाई, कितनी बातें ले लेते हैं, बस इतनी बात हो सकती है इसके ऊपर। वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि ठीक 7 दिन बाद दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग और अमेजिंग कॉमेडी शो अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा, क्योंकि 8 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शंस हो रही हैं और आजकल अमेरिका में बहुत सियासी सरगर्मियां हैं। दोनों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप वोटर से अपील कर रहे हैं कि जी इस दफ़ा बस हमें ही वोट देना है, आपने, हम ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। और मुख्तलिफ जाहिर है कि क्योंकि अमेरिका में बहुत मल्टीकल्चरल मुल्क है, तो दोनों मुख्तलिफ एक्सपैट ग्रुप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि इसी पिछले माह
एक ग्रुप है हिंदू रिपब्लिकन कांग्रेस, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में एक फंक्शन किया। वहाँ पे बड़ा नाच गाना भी हुआ, उसकी कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाए थे। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने दिया जलाया। अब अनफॉर्चुनेटली ये तो इनके हिमायती हैं, लेकिन पोल्स के मुताबिक सिर्फ 7% इंडियन अमेरिकन ट्रंप साहब को वोट देना चाह रहे हैं। तो ट्रंप की आपकी कोशिश है कि जो बाकी 93% है किसी तरह इनको भी राजी करें। तो बड़ा सोचा ट्रंप की कैंपेन ने, और फाइनली उन्होंने कहा कि जी अगर आपने इनको अपील करना है ना, तो इनकी अपनी ज़बान, इनकी अपनी भाषा में इनको अपील करें। तो फिर डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, और वो भी हिंदी में। तो आपको सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कह रहे हैं। अभी की बार ट्रंप सरकार, जी अभी की बार ट्रंप सरकार। एक और बार सुना दो यार प्लीज। अभी की बार ट्रंप सरकार। तुम्हारा चुरा लिया, ये मेरा चुराया है ना यार, कॉपीराइट मेरी थी। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। अगर आपने वैसे ये बहुत जल्दी से ये क्लिप गुजरा है, अगर उसमें नोटिस करें तो इसमें एक एडिट भी है। ठीक है, इसमें एक एडिट है, क्योंकि जो अंदर की खबर है ना वो ये है कि इस एक अभी की बार एक जुमले के लिए 15 बार इसको रीटेक करना पड़ा, और फिर भी वो सही तरह नहीं बोला गया। तो 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया। एकदम ऐसा स्लो मोशन में तो सुनाए लोगों को, स्लो मोशन में सुनाए ताकि वो एडिट भी नजर आ जाए आपको। That was the edit. सही बात है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो तुम एक सेकंड होल्ड करो सारी चीजों को, अभी नहीं, अभी और भी माल है ना। अच्छा, और अभी और भी माल है। अब देखिए, अब अमेरिका में भी ना यार वॉक्स पॉप्स का रिवाज है। कोई अगर सियासी डेवलपमेंट होती है तो वो कैमरे लेके रोडों पे निकल जाते हैं कि जी आप बताएं आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो जिमी किमेल एक टॉक शो होस्ट है वहाँ के, और ये कॉमेडी टॉक शो होस्ट है। कुछ लोग रात के 11 बजे वहाँ पे भी बैठ के ऐसी शुगल वुगल करते हैं। जिमी किमेल शो, तो जिमी किमेल शो पे वॉक्स पॉप्स लिए लोगों के, स्पेशली जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको बोला कि यार ये ज़रा सुने और आपको समझ आ रही है कि क्या कह रहा है। तो आधे लोग तो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो हिंदी नहीं है, और मैं तो बचपन से हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी बात नहीं सुनने में आई, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसका। एक बंदे को समझ आई, लेकिन उसने कहा, फिर उससे पूछा कि आप इसको देंगे, उसने कहा कि नहीं मैं तो इससे नफरत करता हूँ, मैं इसको कभी वोट नहीं दूंगा। सिर्फ एक शख्स थे जिन्होंने 5 बार सुनने के बाद उनको समझ आ गई। लेकिन जो सबसे बेस्ट इसके जो तर्जुमा किसी ने किया है ना यार, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस बंदे को अवार्ड जाना चाहिए, सुनाए प्लीज। संतरे की शक्ल के साथ मैं ये दुनिया पे राज करूंगा। सो दैट्स लाइक विद माय ऑरेंज फेस आई विल रूल द वर्ल्ड। अभी की बार ट्रंप सरकार। दैट ये क्या है यार? आई थिंक इस बंदे को जॉब ऑफर चाहिए। सही बात है यार, मजा नहीं आया। इट्स नॉट फनी। एक और फनी चीज दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ, फिर चलो मे बी यू लाइक दिस, क्योंकि आखिरकार मतलब देयर आर मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प आल्सो। तो एक ग्रुप ने अपनी तरफ से एक कैंपेन वीडियो निकाला है डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में। तो वो उसको मैंने थोड़ा सा लेके सबटाइटल किया है। होपफुली आप इस पे अप्रूव कर देंगे, नहीं तो काली पट्टी है आपकी अभी भी यहाँ पड़ी हुई है, वो बांध देना। जरा दिखाएं प्लीज, मैं अपने मुंह पे बांध दूंगा। I'm voting for Trump because he cares what Muslims have to say after we've been waterboarded. I'm voting for Trump because I don't have to talk about my religion. Everyone does that for me. I'm voting for Trump because now I'm always on the list. The no-fly list. I'm voting for Trump because I'll never have to walk home alone again. I'm voting for Trump. I'm voting for Trump. I'm voting for Trump because I never have to worry about my in-laws dropping in uninvited. They were deported weeks ago. I'm voting for Trump because help me. I'm Donald Trump, and I want to make America great again, no matter what the cost. I love Trump. I love Trump. बेहतर था। लेकिन मैं आपको अब आप मिज़ा से आगे निकलें, क्योंकि मिज़ा अब संजीदगी का रुख इख्तियार करता जा रहा है। जो प्रेसिडेंशियल रेस है बिटवीन क्लिंटन एंड ट्रंप, वो इतनी क्लोज आ गई है कि 3% का फ़र्क रह गया है दोनों के अंदर। और ऐसे में FBI ने जो एक वो निकाला है कि जनाब कोई क्लिंटन साहिबा की कुछ और ईमेल सामने आ रही हैं। तो वो ईमेल जो गेट था वो उसके बाद
ट्रंप ने ये भी बयान दिया, दिस इज मदर लोड ऑफ emails that was found on a computer that was separate, यानी उन्होंने अपनी तरफ से उसको मजीद चिंगारी भड़की। तो क्या FBI धांधली कर रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? FBI धांधली कर रहे हैं, FBI रैगिंग कर रहे हैं? FBI तो अब धांधली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इससे भी बुरी खबर यह है कि 30 साल से एक प्रोफेसर साहब जो है अमेरिकन सदारती इंतखाबात की प्रोटेक्शन करते हैं और दुरुस्त साबित हो गई है अब तक। उन्होंने कहा है एलन जी लिचमन साहब ने कि अभी की बात ट्रंप सरकार बस में। लेकिन ये तो मैं इसमें भाई को मान गया हूँ, क्योंकि भाई ने जितनी वो किया है ठीक है। हाँ, थैंक यू। अब की बार ज़रार सरकार। खुदा हाफिज़।